वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर अंधकार युग या जहालत का दौर कहा जाता है। मतलब इस्लाम के आने से पहले का अरब। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ जहाँ हमें अज्ञानता और कुछ परेशान करने वाली सामाजिक रस्में दिखती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मजबूत नैतिक गुण भी नजर आते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। ये विरोधाभास ही इस दौर को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि समाज पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। उस दौर के अरब समाज में भी अच्छाई और बुराई दोनों की गहरी जड़ें थीं, कह सकते हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद यही है, इन स्रोतों के जरिए उस वक्त के अरबों के सामाजिक, आर्थिक और खास तौर पर उनके नैतिक मतलब अच्छे बुरे चाल चलन को समझना। हम कोशिश करेंगे कि इस उलझे हुए समाज की परतें खोलें और देखें कि उस वक्त जिंदगी कैसी थी और लोगों की सोच क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं उनके समाज की बनावट से। हाँ, कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले बात करते हैं समाज के ताने बाने की, यानी उनके सामाजिक ढांचे की। जैसा कि स्रोत बताते हैं, समाज कई तबकों या हिस्सों में बटा हुआ था। ऊंचे तबके जिन्हें अशरफ कहा जाता था, उनकी औरतों की स्थिति थोड़ी अलग थी। अच्छा, कैसे अलग थी? उन्हें एक तरह का सम्मान हासिल था, उनकी बात सुनी जाती थी, यहाँ तक कि उनकी इज्जत बचाने के लिए तलवारें खिंच जाती थी। हाँ, ये सम्मान बहुत हद तक कबीले की इज्जत से जुड़ा हुआ था। मतलब औरत की इज्जत मतलब पूरे कबीले की इज्जत। हाँ। कभी कभी औरतें कबीलों के बीच सुलह करवाने या लड़ाई शुरू करवाने में भी अहम भूमिका निभाती थीं। लेकिन ये भी सच है कि घर का मुखिया यानी परिवार का सरबराह वो मर्द ही होता था और आखिरी फैसला उसी का माना जाता था। और शादी जैसे अहम फैसले में औरत की अपनी मर्जी कितनी चलती थी? स्रोत कहता है कि शादी के लिए औरत के वली यानी उसके पुरुष अभिभावक जैसे बाप या भाई की इजाजत जरूरी थी। हाँ, इजाजत जरूरी थी। वो चाहे कितनी भी सम्मानित क्यों ना हो, अपनी शादी खुद तय नहीं कर सकती थी। मतलब सम्मान अपनी जगह, लेकिन अधिकार सीमित थे। यही बात है, सम्मान अपनी जगह था लेकिन निजी आज़ादी, खासकर शादी जैसे फैसलों में बहुत सीमित थी। ये उस कबीलाई और मर्दों के दबदबे वाले समाज का सीधा असर दिखाता है। अधिकारों के मामले में बराबरी वो नहीं थी। अब शादी के तरीकों पर आते हैं जो उस समाज की सोच को और ज्यादा खोलते हैं। एक तरीका तो वही था जो आज भी जाना पहचाना है। एक आदमी दूसरे आदमी से उसकी बेटी या बहन का हाथ मांगता। हाँ, महर तय होता। हाँ, महर यानी वो तोहफा या रकम जो लड़के वाले देते हैं वो तय होता और निकाह हो जाता। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके थे जो आज हमें बहुत अजीब लग सकते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से 4 तरह के निकाहों का जिक्र मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला तो ये आम तरीका हो गया जी। और दूसरा वो सुनने में काफी अजीब लगता है, निकाहे इस्तेब्जा। इसका क्या मतलब था? इसमें पति खुद अपनी पत्नी को किसी दूसरे नामी गिरामी या शरीफ समझे जाने वाले मर्द के पास भेजता था। क्या? क्यों? मकसद होता था कि उससे एक बाकमाल मतलब बेहतरीन गुणों वाला बच्चा पैदा हो। अच्छा। हाँ, पति इस दौरान पत्नी से दूर रहता था जब तक कि ये पक्का न हो जाए कि वो उस दूसरे मर्द से गर्भवती हो गई है। बाप रे। जब बच्चा पैदा होता तो वो पहले पति का ही माना जाता। स्रोत बताता है कि इसी तरह की प्रथा हिंदुस्तान में नियोग कहलाती थी। ये दिखाता है कि उनके लिए अच्छी नस्ल या काबिल औलाद पाना कितना अहम था। शायद रिश्ते की वफादारी से भी ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये वाकई चौंकाने वाला है। और तीसरा तरीका और भी अजीब था। दरअसल इसमें 10 आदमियों से कम का एक समूह यानी ग्रुप मिलकर एक ही औरत के पास जाता था। एक ही औरत के पास? हाँ, जब उस औरत को बच्चा पैदा होता तो वो उन सभी मर्दों को बुलाती थी। फिर वो उनमें से किसी एक का नाम लेकर कहती कि ये बच्चा तुम्हारा है। और कमाल की बात यह है कि उस मर्द को इनकार करने का कोई हक नहीं होता था। उससे वो बच्चा अपना मानना ही पड़ता था। बाप रे। मतलब पितृत्व का फैसला पूरी तरह औरत के हाथ में था इस मामले में? हाँ, इस एक मामले में तो ऐसा ही था। और चौथा तरीका क्या था? चौथा तरीका उन औरतों से जुड़ा था जिन्हें स्रोत में रंडियां यानी वेश्याएं कहा गया है। ये औरतें अपनी पहचान के लिए अपने दरवाजों पर झंडे लगाकर रखती थीं। झंडे? अच्छा, हाँ, ताकि कोई भी बिना रोक टोक उनके पास जा सके। वो किसी को मना नहीं करती थी। जब ऐसी किसी औरत को बच्चा पैदा होता
वक्त उसके पास आने जाने वाले सभी मर्द जमा होते थे। फिर एक कयाफा शनास को बुलाया जाता था। कयाफा शनास ये कौन होता था? कोई विशेषज्ञ? हाँ, एक तरह का माहिर जो चेहरे, मोहरे और शरीर की बनावट देखकर अंदाजा लगाता था कि बच्चा किस मर्द का हो सकता है, मतलब नस्ल पहचानता था। अच्छा। वो जिस मर्द की तरफ इशारा कर देता, बच्चा उसी का मान लिया जाता और वो मर्द उसे अपना लेता था। इन तरीकों के अलावा कबीलाई लड़ाइयों का औरतों पर क्या असर पड़ता था? लड़ाइयों में हारने वाले कबीले की औरतों को जीतने वाले मर्द वो कैद कर लेते थे और उनसे संबंध बना लेते थे। ऐसी कैदी औरतों से जो औलाद पैदा होती थी, उन्हें समाज में पूरी तरह अपनाया नहीं जाता था। उन्हें जिंदगी भर एक तरह की आर, यानी आप कह सकती हैं शर्मिंदगी या सामाजिक कमी का एहसास दिलाया जाता था। उनका दर्जा बराबर नहीं माना जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से ज्यादा शादियां यानी बहुविवाह का क्या चलन था? ये भी आम था? हाँ, बहुविवाह बहुत आम था और इसकी कोई सीमा तय नहीं थी। लोग जितनी चाहें शादियां कर सकते थे। कोई रोक टोक नहीं? नहीं। हद तो ये थी कि 2 सगी बहनों को एक ही वक्त में एक ही मर्द की बीवियां बनाकर रखा जाता था, जो बाद में इस्लाम ने मना किया। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। एक और रिवाज ये था कि बाप के मरने या तलाक देने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से शादी कर लेता था, अगर वो उसकी सगी माँ ना हो। ये भी होता था? जी। और तलाक, क्या औरत को भी तलाक देने का हक था या ये सिर्फ मर्द के पास था? नहीं, तलाक का हक सिर्फ मर्द को था। वो जब चाहे, जितनी बार चाहे, बिना कोई खास वजह बताए अपनी बीवी को तलाक दे सकता था। मतलब औरत इस मामले में पूरी तरह बेबस थी? हाँ, बिल्कुल। शादी और रिश्तों की ये तस्वीर तो काफी उलझी हुई है। अब बात करते हैं जिनाकारी यानी व्यभिचार की। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये छुपा हुआ था या आम था? स्रोत के मुताबिक जिनाकारी समाज के लगभग हर तबके में फैली हुई थी। ऐसा नहीं था कि कोई खास वर्ग इससे बचा हुआ हो। हर तबके में? हाँ, अलबत्ता कुछ मर्द और औरतें ऐसे जरूर थे जो अपनी निजी बड़ाई के एहसास, अपनी इज्जत या शर्म के ख्याल से इस काम से दूर रहते थे, लेकिन इसे समाज में बहुत बड़ी बुराई के तौर पर शायद नहीं देखा जाता था, खासकर आजाद मर्दों के लिए। गुलाम औरतों यानी लौंडियों की हालत इस मामले में ज्यादा खराब थी। उन्हें अक्सर अपने मालिकों की मर्जी का शिकार होना पड़ता था। क्या इसका कोई उदाहरण स्रोत में दिया गया है कि इस्लाम आने के बाद इस नजरिए में कैसे बदलाव आया? कोई वाकया? हाँ, एक वाकया है जिसका जिक्र मिलता है। एक आदमी इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला कि फलां शख्स मेरा बेटा है, मैंने जहालत के दौर में यानी इस्लाम से पहले उसकी माँ से जिना किया था। अच्छा, फिर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम आने के बाद ऐसे दावों की कोई जगह नहीं है, जहालत की बातें खत्म हो गईं, अब बच्चा उसी का माना जाएगा जिसका वो कानूनी तौर पर बच्चा है, यानी जिसकी वो बीवी या लौंडी है। मतलब कानून बदला? हाँ, और जिना करने वाले के लिए सजा मुकर्रर की गई। ये दिखाता है कि इस्लाम ने नस्ब यानी वंश की पहचान और रिश्तों को एक तयशुदा कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की। एक और मशहूर मामला हजरत साद बिन अबी वक्कास और अब्द बिन जमा के बीच, वो जमा के लौंडी के बेटे अब्दुर्रहमान बिन जमा के मालिकाना हक को लेकर हुए झगड़े का है। वो भी इसी उलझन को दिखाता है। ये तो हुई मर्द औरत के रिश्तों और शादी ब्याह की बातें। अब जरा बाप और औलाद के रिश्ते पर आते हैं। यहाँ भी एक गहरा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ अरब अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करते थे, उन्हें कलेजे के टुकड़े कहते थे जो जमीन पर चलते फिरते हैं। बिल्कुल, औलाद, खासकर बेटे, कबीले की ताकत और इज्जत का सबब समझे जाते थे, उनके लिए फख्र महसूस किया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ वही अरब अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। हाँ, या कभी-कभी बेटों को भी मार डालते थे। ये समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ इतनी मोहब्बत, दूसरी तरफ ऐसी बेरहमी, इसकी क्या वजह थी? ये वाकई एक भयानक विरोधाभास है। बेटियों को मारने की मुख्य वजह थी गरीबी का डर। अच्छा। कि इन्हें खिलाएंगे कैसे, इनकी परवरिश और शादी का खर्च कैसे उठाएंगे, और दूसरा झूठी इज्जत का डर कि कहीं ये बड़ी होकर दुश्मन के हाथ ना लग जाए या कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे कबीले की नाक कटे। शर्म और गरीबी का डर। हाँ, ये डर इतना ज्यादा था कि वो अपनी औलाद की जान ले लेते थे। और बेटों को क्यों मारते थे? उनकी तो जरूरत थी कबीले की हिफाजत के लिए। हाँ, जरूरत तो थी, लेकिन अगर भुखमरी का आलम होता, फाके की नौबत आ जाती, तो कुछ लोग इस डर से कि इन्हें खिला नहीं पाएंगे, अपने बेटों को भी मार डालते थे। हालांकि इस स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद ये कहना मुश्किल है कि औलाद को मारना बहुत ही ज्यादा आम था, क्योंकि अपनी हिफाजत और कबीले की ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें औलाद,
खासकर बेटों की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये प्रथा मौजूद जरूर थी और कुरान में भी इसकी निंदा की गई है। तो एक तरफ औलाद के लिए मोहब्बत और जरूरत, दूसरी तरफ उन्हें मार डालने की संगदिली। ये विरोधाभास कबीले के अंदर के रिश्तों पर कैसे असर डालता था? कबीले के लोगों का आपस में कैसा ताल्लुक था? वो असबियत जिसकी बात होती है। हाँ, कबीले के अंदर के रिश्ते, जिसे असबियत कहते हैं, बेहद मजबूत थे। यही उनकी सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद थी। अरब अपने कबीले के लिए जीते और मरते थे। कबीले के हर फर्द की इज्जत और जान की हिफाजत पूरे कबीले की जिम्मेदारी समझी जाती थी। आपसी मदद और एकता का जज्बा बहुत गहरा था। वो कहावत भी तो इसी दौर की है, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। इसका क्या मतलब था उस वक्त? उस वक्त इसका सीधा मतलब यही लिया जाता था कि अगर तुम्हारा भाई या कबीले वाला किसी पर जुल्म भी कर रहा है, तब भी तुम्हें उसका ही साथ देना है, क्योंकि वो अपना है। सही गलत बाद में? हाँ, सही गलत का सवाल बाद में आता था। पहले कबीले की एकता। बाद में इस्लाम ने इसी कहावत को सुधारा और कहा कि जालिम भाई की मदद ये है कि तुम उसे जुल्म करने से रोको। अच्छा, ये सुधार हुआ। जी, लेकिन जाहिलियत के दौर में असबियत का मतलब आंख बंद करके अपनों का साथ देना था। क्या कबीले के अंदर हमेशा एकता रहती थी या आपस में भी झगड़े होते थे? बाहरी दुश्मन के मुकाबले तो एकता रहती थी, लेकिन कबीले के अंदर भी मान सम्मान, सरदारी और क्या कहते हैं प्रभाव हासिल करने के लिए होड़ लगी रहती थी। कभी कभी ये होड़ इतनी बढ़ जाती थी कि एक ही दादा की औलाद से बने अलग अलग कबीलों या खानदानों में भी झड़े और लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। और एक कबीले का दूसरे कबीले से कैसा रिश्ता होता था? ज्यादातर दोस्ती या दुश्मनी? ज्यादातर रिश्ते दुश्मनी या तनाव वाले ही होते थे। छोटी छोटी बातों पर, जैसे पानी के चश्मे पर हक या चरागाह के लिए सालों चलने वाली भयानक लड़ाइयां छिड़ जाती थीं। बाप रे, सालों तक? हाँ, कई कई पुश्तों तक चलती थी लड़ाइयां। अमन और शांति बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन कुछ महीने तो ऐसे भी थे जब लड़ाइयां रोक दी जाती थी, वो हराम महीने। हाँ, साल में 4 महीने ऐसे थे जिन्हें वो हराम यानी पवित्र मानते थे। इन महीनों में लड़ाई झगड़ा करना बुरा समझा जाता था और इसे रोक दिया जाता था। ये आपसी सहमति से होता था? हाँ, ताकि लोग सुरक्षित रूप से हज कर सकें और तिजारत यानी व्यापार कर सकें। इन्हीं हराम महीनों में अरब के मशहूर सालाना बाजार लगते थे, जैसे उकाज, जिलमजाज और मजिन्ना। अच्छा, बाजार भी लगते थे? हाँ, यहाँ दूर दूर से लोग तिजारत के लिए आते थे। शायरी पढ़ी जाती थी, मुकाबले होते थे और कबीलों के बीच मेलजोल भी होता था। क्या कबीले आपस में कोई समझौते या संधियां भी करते थे? हाँ, कभी कभी आपसी हिफाजत या मदद के लिए कुछ कबीले आपस में समझौता कर लेते थे, जिसे हिल्फ कहा जाता था। ये समझौते आपसी भरोसे पे टिके होते थे। तो अगर हम पूरे सामाजिक हालात का निचोड़ निकालें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब एक ओवरव्यू। देखिए, तस्वीर काफी मिली-जुली और ज्यादातर निराशाजनक ही है। समाज कमजोर था, अंधविश्वास और बेबुनियाद रस्मों रिवाजों में जकड़ा हुआ था। ज्यादातर लोग जहालत यानी अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे थे। औरतों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें अक्सर सामान की तरह खरीदा बेचा जाता था। कबीलों के बीच लगातार लड़ाइयां चलती रहती थीं। अगर कोई हुकूमतें थीं भी, जैसे यमन या शाम के करीब, तो उनका काम ज्यादातर अपनी जनता से टैक्स वसूलना और दूसरे इलाकों पर हमला करना ही था। आम आदमी की भलाई की फिक्र वो शायद किसी को नहीं थी। ये सामाजिक हालात जाहिर है आर्थिक हालात पर भी असर डालते होंगे। रोजी रोटी के क्या साधन थे उस वक्त? आपने बताया कि तिजारत एक अहम जरिया था, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, अमन चैन तो था ही नहीं। लगातार लड़ाइयों, लूटमार के खतरे के बीच तिजारत करना बहुत मुश्किल था। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ उन्हीं हराम महीनों में मुमकिन हो पाता था जब लड़ाइयाँ रुकी होती थीं और बड़े बाजार लगते थे। इसलिए तिजारत रोजमर्रा की जिंदगी का मजबूत सहारा नहीं बन सकती थी, कह सकते हैं। और उद्योग धंधे, क्या अरब किसी चीज के बनाने में माहिर थे? मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह? नहीं, इस मामले में अरब दुनिया के बाकी हिस्सों जैसे ईरान, रोम या भारत से बहुत पीछे थे। कपड़ा बुनना, चमड़ा रंगना या हथियार बनाना जैसे जो थोड़े बहुत काम होते भी थे, वो ज्यादातर बाहरी इलाकों जैसे यमन, हेरा मतलब इराक वाला। हाँ, जो उस वक्त इराक का एक शहर था, या शाम, आज का सीरिया के करीब बसे अरबों तक ही सीमित थे। अंदरूनी अरब के ज्यादातर लोग या तो ऊंट, भेड़ बकरियां पालते थे, जिसे गल्ला बानी कहते हैं, पशुपालन। हाँ, पशुपालन, या फिर बहुत थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे जहाँ पानी मयस्सर होता था
औरतें घरों में आमतौर पर ऊन या रुई से सूत काटने का काम करती थीं। और इन थोड़े बहुत साधनों पर भी हमेशा खतरा मंडराता रहता था, लूट मार का। बिल्कुल। कबीलाई लड़ाइयों और धावों में अक्सर लोगों का माल मता, उनके जानवर, सब कुछ लुट जाता था। ओह, इसका नतीजा ये था कि गरीबी और भुखमरी बहुत आम थी। लोगों के पास तन ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं होते थे। जिंदगी बहुत कठिन और असुरक्षित थी। आर्थिक तौर पर यह बहुत पिछड़ा हुआ और अस्थिर समाज था। सामाजिक और आर्थिक हालात की ये तस्वीर तो काफी धुंधली है। लेकिन अब आते हैं अखलाक यानी नैतिक मूल्यों पर। यहाँ हमें फिर वही हैरान करने वाला विरोधाभास मिलता है। यहाँ चीजें थोड़ी बदलती हैं। हाँ, एक तरफ तो बहुत सी बुरी आदतें और जालिमाना रस्में थीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी शानदार खूबियां भी थीं जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चलिए पहले उन अच्छी बातों, उन फजीलतों पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो है कर्मो सखावत, मेहमान नवाजी और दरियादिली। जी हाँ, ये एक ऐसी खूबी थी जिस पर जाहिलियत के अरबों को नाज था। वो इसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते थे। स्रोत बताता है कि अरब शायरों ने अपनी आधी से ज्यादा शायरी इसी मेहमान नवाजी और सखावत की तारीफ में लिख डाली। आलम यह था कि कड़ाके की सर्दी हो, घर में फाके हों और कोई मेहमान आ जाए और घर में सिर्फ एक ऊँटनी हो जो उस घर के मालिक और उसके बच्चों की जिंदगी का आखिरी सहारा हो, तब भी अरब मेजबान का जोश ऐसा होता था कि वो उठकर मेहमान की खातिर अपनी उस इकलौती ऊँटनी को ज़िबा कर देता था। ये आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। हाँ। ये सिर्फ मेहमान की भूख मिटाना नहीं था, ये अपनी और अपने कबीले की शान का इजहार था एक तरह से। हाँ, शान दिखाने का तरीका। बिल्कुल। इसी दरिया दिली का नतीजा था कि वो लोग बड़ी बड़ी खून बहा यानी दियत की रकमें अदा करने की जिम्मेदारी उठा लेते थे। जब दो कबीलों में लड़ाई होती और कई लोग मारे जाते तो कोई अमीर सरदार आगे बढ़कर अपनी जेब से मरने वालों का खून बहा अदा कर देता था ताकि लड़ाई खत्म हो जाए और जाने न जाए। अच्छा, लड़ाई रुकवाने के लिए? हाँ, ऐसा करके वो न सिर्फ लोगों को कत्लेआम से बचाता था बल्कि दूसरे सरदारों पर अपनी धाक भी जमाता था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो लोग शराब पीने और जुआ खेलने पर भी फख्र करते थे। इसे सखावत से कैसे जोड़ा गया, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वो शराब या जुए को अपने आप में अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि वो मानते थे कि ये चीजें उनकी सखावत यानी दरियादिली दिखाने में मददगार होती हैं। कैसे? नशे की हालत में इंसान अपना माल आसानी से लुटा देता है, उसे कंजूसी का ख्याल नहीं रहता, और जुए में जो पैसा जीतते थे उसे वो अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। अच्छा, इसीलिए वो अंगूर की बेल को करम यानी सखावत वाली और शराब को बिंतुल करम की बेटी कहते थे। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि कुरान ने भी जब शराब और जुए को मना किया तो उसने इनके थोड़े बहुत नफ़े को माना, लेकिन साफ कहा कि इन दोनों का गुनाह या नुकसान इनके फायदे से कई ज़्यादा बड़ा है। ये वाकई एक अलग ही नजरिया था। मेहमान नवाजी के अलावा एक और बहुत अहम खूबी थी वफ़ाए अहद यानी अपना वादा निभाना। इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता था। इसे वो लोग दीन यानी मजहब का दर्जा देते थे। वादा कर लिया तो मतलब पत्थर की लकीर। हाँ, वो अपनी जान दे देते थे, अपनी औलाद की कुर्बानी दे देते थे, अपना घर बार तबाह करवा लेते थे, लेकिन किया हुआ वादा नहीं तोड़ते थे। क्या बात है। स्रोत में इसके कई मिसालें दी गई हैं, जैसे हानी बिन मसूद शैबानी का किस्सा, जिन्होंने किसरा यानी ईरान के बादशाह के गुस्से की परवाह न करते हुए नुमान बिन मुंजिर की अमानत की हिफाजत की, या संबल बिन आदिया का वाकया। हाँ, वो सुना है। जिसने अपने बेटे को आंखों के सामने कत्ल होते देख लिया, लेकिन अपने किले में पनाह लिए हुए शख्स की ज़िरहें कवच दुश्मन के हवाले नहीं की क्योंकि वादा किया था। हाजिब बिन जरारा का अपनी कमान रहन रखकर वादा पूरा करने का किस्सा भी मशहूर है। मतलब वादा खिलाफी उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। बिल्कुल, ये उनके चरित्र की सबसे मजबूत बुनियादों में से एक थी। एक ऐसा समाज जहाँ कोई मजबूत केंद्रीय कानून ना हो, वहाँ आपसी भरोसे और वादे की अहमियत और भी बढ़ जाती है ना? हाँ, ये तो है। फिर बात आती है खुददारी और इज्जत नफ्स की, यानी अपने आत्मसम्मान और इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये कैसे जाहिर होता था? ये इस तरह जाहिर होता था कि वो किसी भी तरह का जुल्म, ज्यादती या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनमें शुजात यानी बहादुरी कूट कूट कर भरी थी, लेकिन साथ ही उनकी गैरत यानी अपनी आन बान और सम्मान को लेकर जो एहसास था वो हद से ज्यादा बढ़ा हुआ था। हद से ज्यादा? हाँ, वो जरा सी बात पर
जिससे उन्हें लगता कि उनकी या उनके कबीले की तौहीन हुई है, फौरन भड़क उठते थे, तलवारें खिंच जाती थी, भाले तन जाते थे और देखते ही देखते सालों चलने वाली भयानक खूनी जंग शुरू हो जाती थी। अच्छा। जरा सी बात पर हाँ, इस राह में उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं होती थी। यानी बहादुरी और गैरत अच्छी चीजें थीं, बिल्कुल लेकिन हद से बढ़ जाने पर तबाही का सबब भी बन जाती थी। बिल्कुल, यही उस समाज का एक और विरोधाभास था। इसके साथ ही जुड़ी थी अज़ाइम की तकमील की खूबी, यानी अपने इरादों को पूरा करने की जिद। इसका क्या मतलब है, अज़ाइम की तकमील? इसका मतलब है कि जब वो किसी काम को करने का पक्का इरादा कर लेते थे, खास तौर पर ऐसा काम जिसे वो अपनी शान और इज्जत का सबब समझते थे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। अच्छा। वो अपनी जान पर खेल कर भी उस काम को पूरा करके ही दम लेते थे, चाहे वो किसी से बदला लेना हो, किसी की मदद करना हो या कोई और मुश्किल काम हो। उनकी जो जंगी फितरत थी, हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहने की आदत थी और जरा सी बात पर भड़क उठने का मिजाज था, उसकी वजह से ये खूबियां बहुत कम लोगों में पाई जाती थीं। ये नायाब थीं, मतलब बहुत दुर्लभ थीं। एक और गुण जिसका जिक्र है वो है बदवी सादगी। इसका मतलब क्या शहरी चालाकियों से दूर होना है? हाँ, एक तरह से यही मतलब है। बनावटीपन से दूर, एक सीधी सादी खरी जिंदगी गुजारना, शहर की मक्कारियों और धोखेबाजी से नफरत करना। अच्छा। इस सादगी का नतीजा ये था कि उनमें आम तौर पर सच्चाई और अमानतदारी पाई जाती थी। वो झूठ बोलना, धोखा देना और वादा खिलाफी करने को बहुत बुरा समझते थे। तो ये सारी बातें सुनकर अच्छी और बुरी हम क्या समझ सकते हैं? इन सब का मतलब क्या है? मतलब नेट रिजल्ट क्या था? देखिए, मतलब ये है कि अरबों के समाज में जहाँ बहुत सी गंभीर बुराइयां और कमजोरियां थीं, जैसे अंधविश्वास, औरतों का शोषण, आपसी लड़ाइयाँ, वहीं उनमें कुछ बहुत ही कीमती और मजबूत नैतिक गुण भी मौजूद थे। हाँ। ये सच है कि उनकी यही खूबियां, जैसे हद से बढ़ी हुई गैरत, जरूरत से ज्यादा बहादुरी या कबीलाई असबियत, कभी कभी भयानक बुराई और खून खराबे का कारण बन जाती थी। हाँ, ये हमने देखा। लेकिन अपने आप में ये गुण बहुत कीमती थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन्हीं गुणों की वजह से बाद में कोई बड़ा बदलाव आया? क्या स्रोत इस तरफ इशारा करता है? स्रोत का नजरिया यही लगता है। वो इशारा करता है कि अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ शायद यही वो मजबूत नैतिक गुण थे, खास तौर पर उनकी खुददारी और इज्जत नफ्स, आत्मसम्मान, पुख्तगी अज़्म, इरादे की मजबूती, वफाए अहद, वादा निभाना और सखावत, जिनकी वजह से अरबों को बाद में इस्लाम का पैगाम फैलाने और दुनिया की रहनुमाई करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया। अच्छा। तो इन गुणों में पोटेंशियल था। हाँ बिल्कुल, इन गुणों में सुधार की जरूरत थी, उन्हें सही दिशा देने की जरूरत थी। इस्लाम ने आकर यही किया, इन मजबूत लेकिन बिखरे हुए गुणों को तराशा, उनकी बुराइयों को दूर किया और उन्हें इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया। खास तौर पर वादा निभाने की आदत, मजबूत इरादा और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, ये ऐसी बुनियादें थीं जिन पर एक मजबूत और इंसाफ पसंद समाज खड़ा किया जा सकता था। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि इस्लाम से पहले का अरब यानी जहालत का दौर एक बहुत ही पेचीदा और विरोधाभासों से भरी तस्वीर पेश करता है। हाँ, बहुत जटिल। एक तरफ गहरी सामाजिक समस्याएं, अज्ञानता, औरतों के साथ नाइंसाफी, लगातार चलने वाली लड़ाइयां और अंधविश्वास थे, तो दूसरी तरफ इज्जत का गहरा एहसास, वादे की पाबंदी, मेहमाननवाजी में हद से गुजर जाना और बहादुरी जैसे मजबूत नैतिक गुण भी थे, भले ही वो कभी कभी गलत तरीके से इस्तेमाल होते हों। हाँ, और इस जटिलता को समझना बहुत जरूरी है। हम इस दौर को सिर्फ बुरा या अच्छा कहकर खारिज नहीं कर सकते। हमें इन विरोधाभासों को स्वीकार करना होगा। यही वो ज़मीन थी, यही वो लोग थे और यही वो हालात थे जिनमें दुनिया के इतिहास को बदलने वाली एक बड़ी घटना आगे चलकर होने वाली थी। और यह हमें सोचने के लिए एक नुक्ता देता है। इस्लाम से पहले की इन गहरी जड़ों वाली विशेषताओं, अच्छी और बुरी, दोनों को समझना हमें बाद के दौर के अरब समाज, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास को समझने में कैसे मदद कर सकता है? क्या ये उन बदलावों या उन निरंतरताओं पर भी कोई नई रोशनी डाल सकता है, जिनके बारे में शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर बात नहीं की गई है, लेकिन जिनकी बुनियाद इसी दौर में रखी गई थी? ये एक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले खुद भी गौर कर सकते हैं।